अस्सलाम वालेकुम। जी हमने स्टार्ट किया हुआ था एशिया और हमने वेस्ट एशिया देखा और देन देखा मिडल ईस्ट कंट्रीज़ को। और आज जो हम कंट्री को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ईरान। ईरान के अगर कैपिटल की बात करें वो है तेहरान। अगर हम इसकी पार्लियामेंट की बात करें विच इज़ मजलिस। इसकी करेंसी की बात करें वो है रियाल। और देन इसकी जो सीक्रेट एजेंसीज हैं आजकल न्यूज़ में हैं क्योंकि इसराइल और ईरान की वॉर की वजह से इसराइल की हमने डिस्कस कर ली थी। जैसे शिन बेट है, लीकम है, मुसाद है, अमान है, वो उसकी फेमस सीक्रेट एजेंसीज थी। और इसकी जो हैं सैवक और वैवक, ये पेपर में पूछ सकता है। इसका जो ओल्ड नेम है उसको हम कहते हैं मोइस। मोइस इसका ओल्ड नेम है, ठीक है, वैवक का। और इसकी हम अगर बात करें न्यूज़ एजेंसी की, वो है इरना, ईरान न्यूज़ एजेंसी। और वो पेपर में पूछता है इसकी सी पोर्ट्स के बारे में। वो देख लेते हैं। इसकी जो फेमस सी पोर्ट है वो आपको पता है कि बंदर अब्बास इसकी फेमस सी पोर्ट है। आबिदा इसकी फेमस सी पोर्ट है। और जोहाबर जो कि इसने इंडिया को दी हुई है फॉर 10 ईयर्स। एक एग्रीमेंट हुआ है इंडिया के साथ, 10 सालों के लिए इसने इंडिया को दी हुई है। ठीक हो गया। और इसकी अगर हम फेमस सिटीज़ की बात करें वो आपसे पेपर्स में पूछ सकता है, ठीक है, अक्सर पूछता भी है, ठीक है। मशहद इसका जो फेमस सिटी है, तबरेज़ है जिसमें आजकल इसराइल अटैक कर रहा है, ठीक है। जाहिदा है, ये इसके फेमस सिटीज़ हैं। और इसकी हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें वो है इमाम खोमेनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक हो गया। ये चंद ओवरव्यू था ईरान का जो पेपर में पूछा जा सकता है। और वो पेपर में पूछता है कि आबिदा जो सिटी है ये किस चीज़ के लिए फेमस है। तो ये ऑयल रिफाइनरी के लिए फेमस है। और ये किस रिवर के ऊपर है, ठीक है, ये इधर है सी पोर्ट आबिदा। और ये ऑन द बैंक ऑफ शतुल अरब। शतुल अरब एक रिवर है जो इराक से आता है। और शतुल अरब जो रिवर है ये दो दरियाओं के मिलने से बनता है। कौन कौन से जो दरिया हैं ये इराक में, आपको पता है कि दो दरियाओं की धरती इसको कहा जाता है, ठीक है। एक यूफ्रेट्स जिसको हम दरियाए फरात कहते हैं, और एक टाइग्रस जिसको हम दजला कहते हैं, ठीक है, दरिया दजला। जब ये दोनों दरिया मिल जाते हैं तो एक न्यू रिवर बनता है, न्यू दरिया बनता है, उसको हम कहते हैं शतुल अरब। और ये ईरान में दाखिल होता है। और आबिदा जो सिटी है ये इसी रिवर के ऊपर है। और देन ये पर्शियन गल्फ में गिर जाता है जाके। ईरान की जो फेमस एम्पायर्स गुजरी हैं हम उस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जो एट द टाइम ऑफ इस्लाम या इस्लाम की बर्थ से पहले जो इधर डायनेस्टी थी उसको हम कहते हैं सैसनिड डायनेस्टी, ठीक है। ये 224 से लेके 651 तक चलती है। और इसका जो फर्स्ट किंग है अर्दाशीर वन, 224 से लेके 241 तक। और जो इसका लास्ट किंग था यजदीगर थ्री, 631 से लेके 651 तक, ठीक है। और जो ग्रेट पर्शियन एम्पायर थी ईरान में वो कब आई है, वो आई है 550 में, ठीक है। द ग्रेट पर्शियन एम्पायर कब आती है, 550 BC बिफोर क्राइस्ट। और इसका फाउंडर कौन है,
साइरस द ग्रेट। साइरस दी, ये भी कमीशन के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्रेट पर्शियन एम्पायर के फाउंडर कौन है? द साइरस द ग्रेट। और इसकी बुनियाद कब रखी जाती है? 550 बीसी में। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। और सैसनीड डायनेस्टी, जो इस्लाम के जब इस्लाम रूनमा हो रहा था सऊदी अरेबिया में इधर, तो तब कौन सी डायनेस्टी थी? ये सैसनीड डायनेस्टी थी। ठीक है, इसको आप देख लें, इसका जो फर्स्ट किंग है उसको देख लें और उसका जो लास्ट किंग है उसको देख लें। अब हम देख लेते हैं कि एनपीटी क्या होता है। न्यूज़ में आजकल बहुत ज़्यादा आ रहा है कि ईरान विड्रॉ कर जाएगा एनपीटी से। आखिर ये एनपीटी है क्या? नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ये कब बनती है? ये बनती है 1968 में और इम्प्लीमेंट होती है 1970 में। इसमें क्या तय पाया जाता है? इसमें यह तय पाया जाता है कि जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं इनको पीस पर्पस के लिए यूज़ किया जाएगा। ठीक है, फॉर द यूज़ ऑफ पीस पर्पस के लिए। ठीक हो गया, इसमें यह तय पाया गया था। और इसको साइन कितनी कंट्री करती हैं? इसको अब तक 191 कंट्रीज साइन कर चुकी हैं। ठीक है, और सिर्फ 4 कंट्री ने इसको साइन नहीं किया, उसमें पाकिस्तान, इंडिया, इजराइल और साउथ सूडान शामिल है। इन सब के अलावा सारी की सारी जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन्होंने इस ट्रीटी पे साइन किया हुआ है। ठीक है, अब ईरान क्यों कह रहा है कि हम इस ट्रीटी से निकल जाएंगे? ठीक है, जैसे ही ईरान इस ट्रीटी से निकलेगा वो यूरेनियम का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेगा। ठीक है, और इसराइल को भी खदशा है कि अगर ये न्यूक्लियर वेपन बना लेता है तो उसी पे ही अटैक होगा। ठीक है, इसलिए बार बार ये धमकी दे रहे हैं कि हम एनपीटी से निकल जाएंगे। सही है, ये एनपीटी था, ये पेपर में आ सकता है, ये आप देख लीजिएगा। अब हम देख लेते हैं कि जेसीपीओ क्या है। जेसीपीओ, ठीक है, इसका जो एब्रीविएशन है उसको हम कहते हैं ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। ये इसका एब्रीविएशन है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें जो 5 परमानेंट मेंबर जो हैं, जिनके पास मेंबर हैं जिनके पास वीटो पावर है, ठीक है, प्लस जर्मनी ईरान के साथ डील करते हैं कि वो यूरेनियम को 3 से 5% ही यूज़ कर सकते हैं सिर्फ, और उसको यूज़ भी पीसफुल पर्पस के लिए कर सकते हैं, और इसको सिर्फ पीसफुल पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, 5 परमानेंट मेंबर्स कौन कौन से हैं? रशिया है, चाइना है, यूके है, यूएसए है, फ्रांस है और प्लस जर्मनी और ईरान के दरमियान ये एक डील होती है। ठीक है, उसमें ईरान को ये चीज़ें तजवीज़ की जाती हैं। ठीक है, लेकिन होता यह है कि 2018 को जो यूएसए है ये विड्रा कर जाता है। ठीक है, क्यों विड्रा कर जाता है? क्योंकि ये डील होती है 15 साल के लिए, फॉर 15 ईयर्स के लिए। डोनाल्ड ट्रंप साहब ये सोचते हैं कि फिर वही कंडीशन में आ जाएगा ईरान। ठीक है, इसलिए यूएसए जो है वो विड्रा कर जाता है और यूएसए ईरान पे सेंसेशंस लगा देता है। अब हम बात कर लेते हैं इस्लामिक रेगुलेशन ईरान की। इस्लामिक रेवोल्यूशन कब होती है? 1979 में होती है। ठीक है, और इसके फाउंडर कौन है? इसके फाउंडर हैं रूहुल्लाह खोमेनी। ठीक है, और ये किसके अगेंस्ट होती है? ये पहलवाई डायनेस्टी के अगेंस्ट ये रेवोल्यूशन आती है 1979 को। ठीक है, तब कौन जो किंग हैं पहलवाई डायनेस्टी के जो आखिरी किंग हैं, ठीक है, उनको ओवरथ्रो किया जाता है, वो है अली रज़ा। अली रज़ा पहलवाई। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, 1979 को रेवोल्यूशन आती है। ठीक है, रूहुल्लाह खोमेनी इसको लीड कर रहे होते हैं। ठीक है, पहलवाई डायनेस्टी के ये अगेंस्ट होती है। ठीक है, और अली रज़ा पहलवाई जो लास्ट किंग होते हैं इस डायनेस्टी के, उनको ओवरथ्रोन किया जाता है। ठीक है, और देन ये डायनेस्टी ख़त्म होती है और ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान बन जाते हैं। ठीक है, और रूहुल्लाह खोमेनी के बाद जो सुप्रीम लीडर बनते हैं ईरान के, वो करंट भी हैं। ठीक है, उनको नोट कर लें, अक्सर न्यूज़ में रहते हैं। ठीक है, बड़े फेमस हैं, उसको आप देख लें, अली
खोमेनी साहब, ठीक है। ये सुप्रीम लीडर हैं करंट ईरान के। जो फर्स्ट सुप्रीम लीडर थे ये रूहुल्लाह खोमेनी साहब थे, और जो अब करंट लीडर हैं ये अली खोमेनी साहब हैं, ठीक है। अगर हम इसके करंट प्रेसिडेंट की बात करें वो है मसूद पेज़ेश्कियान। और जो इनसे पहले प्रेसिडेंट थे वो थे इब्राहिम राइसी, जो कि हेलीकॉप्टर क्रैश होता है और वो मारे जाते हैं, ठीक है। इब्राहिम राइसी। और उनके साथ फॉरेन मिनिस्टर होते हैं हुसैन अब्दुल्ला, और गवर्नर जनरल ऑफ अजरबैजान मलिक रहमती साहब, ठीक है। ये आपने नाम याद रखने हैं, ये पेपर में पूछ सकता है, ठीक है। इब्राहिम राइसी, गवर्नर जनरल ऑफ अजरबैजान एंड फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान हसन आमर अब्दुल्ला साहब, और तीन जो फ्लाइट के मेंबर हैं वो हैं, ठीक है। ये हेलीकॉप्टर क्रैश होता है और ये मारे जाते हैं सारे, ठीक है। ये गिल ग्लासी डैम जो कि अजरबैजान और ईरान के बॉर्डर पे है, ठीक है। उधर ये हादसा पेश आता है, ठीक है, मौसम की खराबी की वजह से, और इनकी डेथ हो जाती है। थोड़ा सा हम इसको करंट अफेयर्स के हवाले से भी डिस्कस कर लेते हैं। ये इब्राहिम राइसी ये जो हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे जाते हैं, ठीक है, ये आपने नोट करना है, ये करंट अफेयर्स के हवाले से याद करना है, ठीक है। और ये पाकिस्तान पे अटैक करते हैं, कब करते हैं? 16 जैन 2024 को, ठीक है, बलूचिस्तान के इलाके में। और पाकिस्तान फिर रिटेलिएट करता है 18 जैन 2024 को, ठीक है। ऑपरेशन मर्ग शर्मा 4 के नाम से ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है, और इधर एयर स्ट्राइक्स की जाती हैं, और जितनी भी टेररिस्ट थे, ठीक है, उन सबको ख़त्म किया जाता है। अब हम थोड़ा सा ईरान और इसराइल वॉर को डिस्कस कर लेते हैं। ईरान इसराइल वॉर होता कुछ यूँ है कि 1 अक्टूबर 2024 को इसराइल जो है वो दमश्क में, सीरिया में अटैक करता है। दमश्क में अटैक करता है कौन? इसराइल, ठीक है। और जो ईरान के 7 ऑफिसर्स मारे जाते हैं, ठीक है, उसमें ईरान के जो 7 ऑफिसर्स हैं वो किल हो जाते हैं सीरिया में, ठीक है, इसराइल के अटैक से। इसराइल ये क्लेम करता है कि उधर ईरान ने अपनी जो मिलिट्री बेस बनाई हुई थी, ठीक है, उधर वो अपना कोई तजर्बा कर रहे थे, ठीक है, न्यूक्लियर पावर पे जो भी है, ठीक है। तो उन्होंने अटैक करके उनके 7 जो ऑफिसर्स को वो हलाक कर दिया। अब ईरान रिटेलिएट करता है, और तकरीबन 180 प्लस जो है वो मिसाइल्स वो दाग देता है इसराइल की तरफ से। और ये सबसे बड़ा मिसाइल अटैक था, ठीक है, 1991 के बाद। 1991 में इसराइल पे जो गल्फ वार हुई थी, इससे ज़्यादा जो है मिसाइल इराक की तरफ से दागे गए थे इसराइल पे, ठीक है। उसके बाद ये सबसे बड़ा मिसाइल का हमला था इसराइल पे, ठीक है। और अब क्या होता है? जून 2025 में इसराइल हमला कर देता है ईरान पे, उसकी मिलिट्री बेस को, उसके साइंटिस्ट को, जो भी न्यूक्लियर वेपन्स पे वर्क हो रहा था उन सबको वो तबाह कर देता है, ठीक है। और इसराइल ने इस ऑपरेशन को क्या नाम दिया? पेपर में पूछ सकता है आपसे, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। द राइजिंग ऑफ लाइन, राइजिंग ऑफ लाइन ऑपरेशन। अब ईरान इसके अगेंस्ट ऑपरेशन लॉन्च करता है, ऑपरेशन वादा सादक 3, ठीक है, और इसराइल पे अटैक कर देता है, ठीक है। और अब ये वॉर जारी है, इसके रिजल्ट क्या निकलते हैं, ठीक है, कोई किसी को नहीं पता। ईरान कह रहा है कि वो एनपीटी से निकल जाएगा। इसकी वजह क्या थी? इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि ईरान अपनी न्यूक्लियर पावर को बढ़ाने के लिए, उसको तेज़ करने के लिए, न्यूक्लियर वेपन्स को हासिल करने के लिए वर्क कर रहा था, ठीक है। और जो मुसाद विच इज़ न्यू सीक्रेट एजेंसी ऑफ इसराइल, ठीक है, वो क्या करती है कि ईरान पे हमला कर देती है, तेहरान पे, ठीक है। और जितनी भी मिलिट्री बेस थी उसके जो साइंटिस्ट थे, ठीक है, IRGC के 2 ऑफिसर्स, ठीक है, इस हमले में मारे जाते हैं। सही हो गया।
इसराइल के अटैक करने की सबसे बड़ी वजह इसराइल को खुद इस चीज़ का डर है कि कहीं वो न्यूक्लियर वेपन हासिल करके उन्हीं पे अटैक ना कर दे, ठीक है। इसलिए जितनी भी इसकी मिलिट्री बेस थी जो इन पे वर्क कर रहे थे, वो सब के सब इसराइल ने टारगेट करके इस हमले में उनको तबाह कर दिया, ठीक है। और वादा सादत 3 इन्होंने ऑपरेशन लॉन्च किया इसराइल के खिलाफ, और अभी ये जंग जारी है। इसके क्या रिजल्ट निकलते हैं, ठीक है, अभी कुछ नहीं पता किसी को। और इसराइल का कहना है कि जितने भी ये मिसाइल्स यूज़ किए गए हैं ईरान की तरफ से, उन्होंने सबके सब को इंटरसेप्ट करके उसको स्पेस में ही तबाह कर दिया है, ठीक है। इसराइल के पास एक बड़ी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, उसको आयरन डोम सिस्टम कहते हैं, ठीक है। ये 10 किलोमीटर जो है वो एल्टीट्यूड पे काम करता है, और 70 किलोमीटर जो है ये लेंथ पे काम करता है, सही है। और इस एरिया में डिटेक्ट करता है मिसाइल को, ठीक है, और उसको हवा में ही इंटरसेप्ट करता है और उसको हवा में ही तबाह कर देता है, ठीक है। और इससे भी बड़ा इनके पास एक सिस्टम है, उसको हम कहते हैं इसराइल एरो डिफेंस सिस्टम, ठीक है। वो 100 किलोमीटर एल्टीट्यूड पे काम करता है, ठीक है, और 24 किलोमीटर की रेंज वो रखता है कि हर आने वाले मिसाइल को डिटेक्ट कर सके और उसको हवा में ही तबाह कर सके, ठीक है। और जो हम इसके ईरान के मिसाइल्स की बात कर लेते हैं, जो इसका सबसे बड़ा जो मिसाइल है उसको शहाब 3 कहते हैं, ठीक है, जो कि 2000 किलोमीटर की रेंज रखता है। और इसका जो फेमस फतेह मिसाइल है, ये 300 से 500 किलोमीटर की रेंज रखता है। सही हो गया। उम्मीद है कि आपने चीज़ें नोट कर ली होंगी, चीज़ें समझ ली होंगी, ठीक है। ईरान और इसराइल की वार के बारे में आपने देख लिया होगा, ठीक है। और मज़ीद हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको पता है कि हम आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पेड लेक्चर नहीं है, ठीक है। आपको हर चीज़, हर टॉपिक और हर सब्जेक्ट के हवाले से आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है। आप बेनिफिट लें, उसको समझें और अपना पेपर क्रैक करें और अपनी जॉब हासिल करें। शुक्रिया।